बच्चों, आपका स्वागत है। मैंने आपको इस वीडियो के पहले, आज के पहले समास पर एक और वीडियो इसके पहले का बनाया है जो आपने देखा होगा, जिसमें मैंने आपको समास की परिभाषा, समस्त पद भी समास को कहते हैं, समास विग्रह किसे कहते हैं वो बताया था। फिर आपको समास के भेदों के बारे में परिचित कराया और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको उस वीडियो में तत्पुरुष समास के भेद प्रारंभ की थी, जिसमें मैंने आपको तत्पुरुष समास किसे कहते हैं और उसके भेदों की चर्चा की थी। तो पुरानी बातों को याद दिलाते हुए मैं आपको नए की तरफ ले चलूँगी। पुरानी बातों में ये आपको समझना ज़रूरी है कि तत्पुरुष समास का मतलब होता है कि जिस समास के पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य से कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्हों का लोप रहता है। फिर मैंने आपको बताया था कि तत्पुरुष समास के भेदों को कारक पढ़ने को कहा था कि कारक आप पढ़िएगा। कारक में कर्ता और संबोधन को छोड़ के बीच के 6 जो नाम हैं उन्हीं के नाम पर तत्पुरुष के भेद पड़े हैं। तो कर्ता को छोड़ दिए कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। उसके बाद जो आखिरी वाला है 7वां, वो नए तत्पुरुष है। तो मैंने आपको संप्रदान तत्पुरुष से अपादान तत्पुरुष तक की चीज़ें उस वीडियो में समझाए थे, इसलिए मैं अपादान से ही यहाँ पर इस वीडियो में आज की इस पढ़ाई को शुरू कर रही हूँ। तो अपादान कारक का मतलब होता है जहाँ अलगाव दिखाया गया हो, से के माध्यम से अलगाव दिखाया गया हो। मैंने उसमें भी बताया था कि बच्चा छत से गिरता है, यानी बच्चा छत से अलग हो गया। जहाँ अलगाव दिखाया जा रहा वहाँ पर अपादान कारक होगा। तो इस समास की परिभाषा क्या होगी? इस समास के दोनों पदों के मध्य से, दोनों पद मतलब पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पदों के मध्य से अपादान कारक चिन्ह से अलगाव का जो प्रतीक है वो छुपा रहता है। जैसे गुणहीन, गुण से हीन, देश निकाला, देश से निकाला, धनहीन, धन से हीन। तो यहाँ पर अपादान तत्पुरुष है। अब इसके बाद जो अगला तत्पुरुष का भेद है वह है संबंध तत्पुरुष। संबंध कारक का जो चिन्ह होता है का, की, के इत्यादि संबंध कारक तत्पुरुष के चिन्ह होते हैं। यानी कि अगर संबंध कारक के ये चिन्ह हैं तो तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष में इन्हीं चिन्हों का लोप रहेगा पूर्व और उत्तर पद के मध्य से। तो इस समास की परिभाषा क्या होगी? इस समास में दोनों पदों के मध्य से चिन्ह का, की, के का लोप रहेगा। मतलब ये उन दोनों के बीच में छिपा हुआ होता है। जैसे उदाहरण दिया गृह स्वामी, इसका विग्रह क्या होगा? गृह का स्वामी, गृह स्वामी विग्रह हुआ गृह का स्वामी। फिर हुआ देश रक्षा, यानी देश की रक्षा। ये देखिए संबंध दिखा रहा है। तो संबंध तत्पुरुष का मतलब हुआ कि पूर्व पद और उत्तर पद यानी दोनों पदों के मध्य से चिन्ह का, की, के का लोप रहता और शब्द बनता है गृह स्वामी, देश रक्षा, सेना नायक। सेना नायक का विग्रह क्या होगा? सेना का नायक। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो है संबंध तत्पुरुष हुआ। तो
उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो मैं अगले तत्पुरुष के भेद की तरफ बढ़ती हूँ। मैं तत्पुरुष के भेद पढ़ाते समय साथ ही आपको कारक के बारे में भी थोड़ा बहुत बता दूंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। अधिकरण कारक का मतलब होता है में और पर इसका चिन्ह है, यानी अधिकरण कारक वहाँ होगा जहाँ पर में और पर, जैसे अलमारी में किताबें रखी हैं, मेज पर किताबें रखी हैं, तो इस तरीके से में और पर जहाँ आएगा वहाँ अधिकरण कारक होता है। अब अधिकरण तत्पुरुष का क्या मतलब हुआ? अधिकरण तत्पुरुष का मतलब है इस समास में दोनों पदों के मध्य से अधिकरण कारक चिन्ह में और पर का लोप रहता है। तो मैं उदाहरण के द्वारा इसको समझा दूं आपको। आप बीती, यानी आप पर बीती, शरणागत, शरण में आगत, फिर सिर दर्द, सिर में दर्द। प्रायः बोलचाल में लगते हैं सिर का दर्द, लेकिन सिर का दर्द नहीं, सिर में दर्द। तो यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष हुआ। तो मैंने अभी आपको अधिकरण तत्पुरुष बताया। अब ये तो जो कारक के जो 6 भेद मैंने बताए थे, 8 होते हैं, तो ऊपर से कर्ता और अंतिम का संबोधन तो लिया नहीं जाता। तो कर्म से लेकर अधिकरण तक के जो 6 भेद हैं, उसके अलावा जो 7वां भेद है तत्पुरुष का, वो है नई तत्पुरुष। इसका उच्चारण कैसे करते हैं? नई। नई का मतलब होता है नकारात्मक, जिसको आप अंग्रेजी में निगेटिव का भाव देता हो। तो नए तत्पुरुष में क्या होता है? इस समास का पहला पद जो होता है वो नकारात्मक भाव का होता है। बस यही याद रखिएगा, नकारात्मक भाव का, निगेटिव भाव का होता है। तो आपको समझ में आएगा कि ये नए तत्पुरुष है। तो देखिएगा, उदाहरण में दिखाई देगा कि अजर, जर का मतलब होता है बुढ़ापा, ना जर यानी जिसको बुढ़ापा नहीं होता है उसे अजर कहते हैं। अधर्म, न धर्म, जिसके पास धर्म नहीं है उसे अधर्म कहते हैं। असत्य, न सत्य, जो सत्य नहीं है उसे हम कहते हैं असत्य। अज्ञान, न ज्ञान, ज्ञान नहीं है उसको अज्ञानी कहते हैं। तो न का ये जो अ लगा है पहले आपको, ये सारा अ जो है निगेटिव भाव को दे रहा है, नकारात्मक सोच को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर ये नए तत्पुरुष हुआ। अन्याय, न न्याय, तो ये कुल मिलाकर ये देखिए नए तत्पुरुष के लिए ये सारे नकारात्मक भाव को दे रहा है। जो इधर का अ है सारा, इसका ये नकारात्मक भाव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पर जो है ये नए तत्पुरुष हुआ। तो इतनी बातें मैंने आपको बताई। इतनी बातों में मैंने आपको तत्पुरुष के भेद समझाए और उसके उदाहरण समझाए। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी मेरी बातें। तो मैं अब समास के दूसरे भेद की तरफ बढ़, अभी तक मैंने आपको तत्पुरुष समास, उसकी परिभाषा, उसके भेद बताए। अब बारी आती है कर्म तत्पुरुष की। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, सारी चीज़ें मैंने आपको नए तत्पुरुष तक बता दी। अब मैं सीधे आ जाती हूँ समास के भेद दूसरे समास पर, कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास में आप इतना जान लीजिए, आपने छोटे क्लास में विशेषण पढ़ा होगा। विशेषण पढ़ा होगा तो आपको विशेषण और विशेष्य बताया गया होगा। विशेषण और विशेष्य, तो विशेष, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। तो कर्मधारय समास का पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है और दूसरा पद जो होता है वह विशेष्य होता है। पहला पद विशेषण, पहला पद विशेषण होता है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पहला पद विशेषण होगा और दूसरा विशेष्य।
दूसरा विशेष्य होगा। तो जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होगा उस समास को कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण दिया है यहाँ पर नील कमल, लेकिन इसका विग्रह देखिए, जो इसकी जो भाषा होती है उस भाषा में आप परिवर्तन नहीं करते। विग्रह के लिए जो एक सेंटेंस बनाया जाता है, इसके जिस रूप में कहा जाता है आप उसी तरह से ही इसको लिखेंगे। जैसे आपको जो लगा के इसका विशेषण दिखाना है तो आप क्या कहेंगे, नील कमल का विग्रह कैसे करेंगे, नीला है जो कमल। तो कर्मधारय समास का विग्रह सदैव इसी तरह से करना होगा। नील गगन, नीला है जो गगन। तो इस तरीके से आपको ये जानना पड़ेगा कि इसका पहला पद जो है वह विशेषण है और दूसरा पद जो है वह विशेष्य है। तो संभवतः आपको इतनी बात समझ में आई होगी। मैं तीसरे उदाहरण पे आ जाती हूँ। तीसरा उदाहरण है का पुरुष। का पुरुष का मतलब, का मतलब कायर। कायर है जो पुरुष, यानी वो कायर है जो पुरुष, यानी इसका पहला पद जो है विशेषण है और दूसरा विशेष्य है। तो ये कर्मधारय समास है। पर्ण कुटी, पर्ण का मतलब पत्ता, पत्तों से बनी कुटी, पत्तों से बनी है जो कुटी, यानी यहाँ पर भी कर्मधारय समास है। तो यहाँ पर मैंने 4 समास उदाहरण के लिए लिखे हैं। कुछ समास मैं आपको और बोल के सुना देती हूँ, जिसको कि आप सुनेंगे तो जान जाएंगे। जैसे महाजन, महान है जो जन। जैसे नीलांबर, नीला है जो अंबर। पीतांबर, पीला है जो अंबर। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय। महात्मा, महान है जो आत्मा। यानी ये सारे विग्रह जो हैं वो कर्मधारय के हैं। कर्मधारय का उदाहरण हम आपको बोल के समझा रहे थे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है। और इसका विग्रह जब भी करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, नीला है जो कमल। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही है। तो मैं कर्मधारय समास के कुछ अतिरिक्त उदाहरणों को बता के फिर मैं अब आगे बढ़ती हूँ, द्विगु समास पर आती हूँ। द्विगु समास पर आ रहे हैं। अब आपको द्विगु समास बताएंगे। इस समास का जो पहला पद होगा हमेशा संख्यावाची होगा, कोई ना कोई संख्या उसके साथ जुड़ी होगी, संख्यावाची होगी। तो जितने भी उदाहरण आप देखेंगे इसमें आगे कोई ना कोई संख्या दिखाई गई होगी। तो देखिए इसकी यही पहचान है कि इसका पहला पद संख्यावाची होगा। जैसे चौराहा, अब इसका विग्रह करने का क्या तरीका है, 4 राहों का समूह। समूह या समाहार 2 शब्द का प्रयोग इसके विग्रह में किया जाता है। चौराहा, 4 राहों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह या 3 रंगों का समाहार। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। पंजाब, 5 आबों का समूह। आब मतलब नदी, 5 आबों का समूह। तो ये सब में जो पहला पद है एक संख्या बता रहा, चौ, ती, त्रि, पन यानी 5। तो ये सारी चीज़ें जो हैं द्विगु समास हैं। इतने के अलावा कुछ उदाहरण मैं आपको और बोल देती हूँ। जैसे नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। पंचानन, 5 मुख का समूह। एक शब्द है शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समूह। तो जिस भी समास का पहला पद संख्यावाची होगा उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी इतनी बातें मेरी। बच्चों, आपको अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे ऑनलाइन सेशन में पूछ लीजिएगा। मैं द्विगु समास के बाद आ जाती हूँ अब द्वंद्व समास पर। द्वंद्व समास कक्षा 6 से जब आप पाठ पढ़ते रहे होंगे तो उसके अभ्यास प्रश्नों में भाषा की बात वगैरह में बहुत आता था छोटे क्लास में। तो बच्चे प्रायः जानते हैं, भले उसके व्याकरणिक नियम और परिभाषा ना जानते हो लेकिन जानते रहते हैं।
तो इस समास के दोनों पदों के मध्य से चिन्ह और इसके अंदर छुपा हुआ रहता है। जैसे दाल रोटी, तो इसका विग्रह क्या होगा? दाल और रोटी। हानि लाभ, हानि और लाभ। रात दिन, रात और दिन। भाई बहन, भाई और बहन। माता पिता, माता और पिता। लव कुश, लव और कुश। हाँ, आय व्यय, आय और व्यय। चावल दाल या दाल चावल, दाल और चावल। जीवन मरण, जीवन और मृत्यु। नमक मिर्च, नमक और मिर्च। अन्न जल, अन्न और जल। मैंने तमाम शब्द बोल दिए, संभवतः आपको 4 तो मैंने आपकी स्लाइड पर लिख ही दिया है। इसके अलावा मैंने बहुत सारे और अन्य शब्द भी बोले जो कि आपके रोज़मर्रा के जीवन से जुड़े हुए शब्द हैं, रोज़ बोलते होंगे। तो इस समास की परिभाषा हुई कि दोनों पदों के मध्य से चिन्ह और, बस आपको यही ध्यान देना है। और चिन्ह और का लोप रहता है, यही आपको ध्यान देना है। तो बाकी द्वंद्व समास बहुत आसान है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको अब ले चलती हूँ बहुब्रीहि समास की तरफ। बहुब्रीहि समास में देखिए, सभी समास अभी तक के जितने ऊपर मैंने समास आपको पढ़ा है, सब में आपको कहा कि पहला पद, दूसरा पद। अब देखिए इस समास में थोड़ा सा अंतर है बाकी समास से। इस समास में है क्या कि बहुब्रीहि समास का न तो पहला पद प्रधान होता है और न ही दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि होता क्या है, उससे जो अर्थ निकलता है वो प्रधान होता है। अर्थ, और उस अर्थ के कारण ही ये बहुब्रीहि समास है। इसका न पहला पद प्रधान होता है न ही दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि इससे निकलने वाला जो अर्थ होता है, तीसरा पद, वो प्रधान होता है, जिसके कारण इसको हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। तीसरे पद की ओर ये संकेत करता है, तो इसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण जैसे चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली। अब यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अर्थात, अर्थात सुंदरी। मैंने इसको इसीलिए यहाँ छोड़ के रखा था कि मैं आपको तुरंत लिख के दिखाऊंगी। अर्थात सुंदरी, तो इसके साथ अर्थात लिखना जरूरी है। अगर आप अर्थात नहीं लिखेंगे तो ये तुरंत ही समास परिवर्तित हो जाएगा और कर्मधारय बन जाएगा। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख, तो ये कर्मधारय बन जाएगा। इसलिए आपको इसका हमेशा विग्रह करेंगे, चंद्रमा के समान मुख वाली अर्थात सुंदरी, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण, तो ये बहुब्रीहि समास हो गया। कमल नयन, कमल के समान नयन वाली अर्थात कमल नयनी सुंदरी। यहाँ कमल नयन वाले, यहाँ पर जो कमल नयन लिखा है इसके लिए वाले होना चाहिए, वाली नहीं बल्कि वाले होना चाहिए। तो कमल के समान नयन वाले अर्थात राम, कमल नयन। फिर दशानन, दशानन शब्द आपने खूब सुना होगा, अभी इधर रामायण दिखाया जा रहा था तो आप सब लोगों को बहुत अच्छे से सुना होगा। दशानन शब्द जो है वह रावण के लिए ही प्रयोग किया जाता है, जबकि इसका पहला पद जो है वो 10 यानी संख्या सूचक है, लेकिन इसको हम द्विगु समास नहीं कह सकते, क्योंकि यह समास, यह दशानन शब्द जो है मात्र रावण के लिए ही प्रयोग होता है। इसलिए इसके साथ अर्थात लगाकर बहुब्रीहि समास ही मानेंगे। तो इसका विग्रह करेंगे, 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण, तो ये बहुब्रीहि समास हो गया। अब देखिए और भी एक दो आपको बता दूं। एक दंत, एक है दांत जिसके अर्थात गणेश। फिर मुरलीधर, मुरली को धारण किया है जिसने अर्थात कृष्ण। फिर हो सकता है
अंशुमाली सुन लीजिए। अंशुमाली थोड़ा कठिन है लेकिन आपको आना चाहिए। अंशु, अंशु मतलब होता है किरणें। किरणें हैं मालाएं जिसकी, अर्थात सूरज, तो ये अंशुमाली भी बहुव्रीहि समास है। पंचानन, पांच हैं आनन जिसके, अर्थात ब्रह्मा, हनुमान, किसी का भी कह सकते हो। तो इस तरह ये बहुव्रीहि समास हुआ। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आपको अव्ययी भाव समास समझाती हूँ। अव्ययी भाव समास में ही आपको एक चीज जानने की जरूरत है। अव्ययी भाव ही समास के भेद का अंतिम समास है। इसके साथ एक शब्द आया है, वो है अव्यय। देखिएगा, ये शब्द आया है अव्यय। अव्यय शब्द का मतलब होता है न व्यय। अ प्लस व्यय, न व्यय, यानी न व्यय। व्यय जो न व्यय किया जा सके, जो न खर्च किया जा सके। अर्थात व्याकरण में कौन सी ऐसी चीज है जो खर्च नहीं की जा सकती, वो अव्यय है। अव्यय का मतलब जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार जिसमें परिवर्तन नहीं होता, उसी को अव्यय कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अव्ययी भाव समास में आपको ये जानना जरूरी है कि अव्यय किसे कहते हैं। क्योंकि मैं बोलूँगी इस समास का पहला पद अव्यय होता है, अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि अव्यय क्या होता है। तो अव्यय का मतलब होता है वह शब्द जिसमें किसी भी कंडीशन में परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई कि इस समास का पहला पद अव्यय होता है, ध्यान दीजिएगा, अव्यय, और दूसरे पद पर पहला पद आधारित रहता है, तो उसे हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। उदाहरण देखिए, आजीवन। अब इसका विग्रह कहेंगे कैसे होगा, जीवन भर। अगर हम इसमें से अव्यय हटा दें, अगर हम इसमें से अव्यय हटा दें, अव्यय को हम अलग कर रहे हैं, ये देखिए, जीवन कहेंगे, जीवन कहेंगे तो जीवन की बात होगी, 10 दिन की, 15 दिन की, 20 साल, 50 साल, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम आजीवन कह रहे हैं तो पूरे जीवन की बात है, इसलिए यहाँ पे ये जो भर आया है यही अव्ययी भाव का काम कर रहा है, अव्यय का काम कर रहा है। ठीक इसी तरह गली गली। अब हम आपसे कहें एक लाइन की, गली गली में आजकल पुलिस घूम रही है, यानी कहने का मतलब हर गली में। तो यहाँ गली गली का क्या अर्थ हुआ, हर गली। लेकिन अगर हम खाली गली कहेंगे, एक गली हो सकती है, 2 गली हो सकती है, 4 गली हो सकती है, लेकिन हर गली की बात नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पर जो ये हर आया है यही इसका अव्यय है। प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब हुआ हर दिन, ये इसका प्रति जो है ये अव्यय है। फिर आया आमरण। आमरण का मतलब मृत्यु तक, ये अ इसका अव्यय है जिसका अर्थ होता है तक, तो इसका अव्यय है। यानी कि अव्ययी भाव समास का पहला पद जो होता है वह अव्यय होता है। इतना आपको ध्यान में रखना चाहिए, तब आपको अव्ययी भाव समास अच्छी तरह समझ में आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि किसे कहते हैं, समास के भेद कौन से हैं, समास की परिभाषा, बहुत सारे शब्द हैं। तो यहाँ पर आकर आपको मैंने अच्छी तरीके से समास के सारे भेद पढ़ा दिए। अब मैं एक बार हल्का सा पुनरावृत्ति के रूप में ये आपको पूरे समास को दोहराना चाहूँगी, ताकि आपको दोनों ही वीडियो में जो चीज़ें बताई गई हैं उसकी समरी कहना चाहिए, सारांश कहना चाहिए। सारांश के रूप में मैं जल्दी आपको सारी चीज़ें दोहरा देती हूँ, ताकि आपको पूरा समास जो है वह समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि समास का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं।
इन पदों को अलग करना समास विग्रह कहलाता है। दो चीज़ याद रखिएगा, इन पदों को अलग करना समास विग्रह कहलाता है। अब आपको समास कहीं कहीं पे समस्त पद के रूप में भी मिल सकता है कि समस्त पद लिखा हुआ मिले, तो इस तरीके से आपको वो भी जानना चाहिए कि समास को समस्त पद भी कहते हैं। फिर आ गया कि समास के भेद कितने हैं। तो समास के कुल कितने भेद हैं आप बताएंगे? 6 भेद हैं। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है बहुव्रीहि समास और छठवां है अव्ययी भाव समास। इतना तो ये मुख्य भेद हो गए, समास के ये मुख्य भेद हो गए। फिर उसके बाद आ जाता है आपका मुख्य भेद के अलावा तत्पुरुष समास के भेद। जो पहला मैंने आपको पढ़ाया था तत्पुरुष समास, उस समास में कुल आपके 7 तत्पुरुष समास के भेद हैं और उसको जानने के लिए आपको कारक जानना आवश्यक है, क्योंकि उन्हीं के नामों से, कारक के नामों से ही तत्पुरुष समास की पहचान होती है। तो मैं संक्षिप्त में आपको दोहरा दूं कि आपके तत्पुरुष समास के कुल 7 भेद हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, ध्यान दीजिएगा, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष और नए तत्पुरुष। तो इतना आपका तत्पुरुष का भेद हो गया। फिर उसके बाद जितने इस हर समास में जो चिन्ह होता है जिस उसके नाम से, उसी दोनों पदों के मध्य से वही चिन्ह लुप्त होता है। नए तत्पुरुष में बस आपको याद रखना होगा कि इसका जो पहला पद होता है वो नकारात्मक, निगेटिव भाव को लेकर होता है, नकारात्मक होता है, तो इसी कारण से उसे नई तत्पुरुष कहते हैं। उसका उच्चारण करते हैं नई, नई तत्पुरुष। तो इसके बाद आ गया कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य होता है। जैसे नील कमल, जैसे आपको कहेंगे नील कमल, नील गगन, महापुरुष, महाजन, कमल नयन, महाराजा, सुपुत्र, सुंदर है जो पुत्र। इस तरीके से कर्मधारय हो गया। कर्मधारय के बाद बारी आ जाती है द्विगु समास की। द्विगु समास में पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है। पहला पद उसका संख्यावाची होता है, जैसे चौराहा, पंचवटी, अठन्नी, चवन्नी, नवरत्न, नवरात्रि, त्रिभुज, तिपाई, चारपाई, सब में आपका पहला जो पद है वो संख्यावाची है। इसके बाद आ जाता है द्वंद्व समास। ये मैं आपकी पुनरावृत्ति करा रही हूँ संक्षेप में। द्वंद्व समास में दोनों पदों के मध्य से चिन्ह और जो रहता है वो लुप्त रहता है। जैसे माता पिता, भाई बहन, आय व्यय, दाल चावल, नर नारी, लव कुश, जीवन मरण, नमक मिर्च वगैरह वगैरह जो भी हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं द्वंद्व समास में। इसके बाद आ जाता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में न पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि उससे निकलने वाला तीसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है, जिसके नाम से ही बहुव्रीहि कहा जाता है। जैसे दशानन, 10 हैं आनन जिसके दशानन। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। अगर आप इस समास में अर्थात तक नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलता, इसलिए आपको तीसरे पद को दिखाना आवश्यक है। फिर महावीर, महान है जो वीर, हनुमान हो सकते हैं। फिर गंगाधर, गंगा को धारण करने वाले अर्थात शिव हो सकते हैं। तो पहला पद और दूसरा पद जो भी हो उसका मुख्य नहीं होता, उससे निकलने वाला अर्थात वाला जो तीसरा पद होता है वही इसका मुख्य पद होता है। तो इसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब अव्ययी भाव जो इसका अंतिम समास का भेद है, इसमें क्या होता है कि पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है और उसी पद पर दूसरा पद आधारित होता है। जब तक वो अव्यय पद नहीं होगा
तब तक दूसरे पद का जो अर्थ होगा आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि मैंने कहा प्रत्येक, अब इसका विग्रह क्या होगा? प्रति एक। अगर हम एक कहेंगे तो किसी एक की बात होगी, लेकिन हम उसके साथ ये प्रति कह रहे हैं तो यहाँ हर एक की बात होगी। तो ये इसका क्या है? अव्यय है। इसी के आधार पर पीछे वाले पद का अर्थ निकलता है, इसी कारण इसको अव्ययी भाव कहते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये यहाँ पर आकर आपका जो समास है वो पूर्ण हो गया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समास समझ में आ गया होगा। आपको कुछ होमवर्क दिए जाएंगे, आप उसको करिएगा। साथ ही ऑनलाइन क्लासेस में आप उसको अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिएगा, तो आपको सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी। इसी के साथ मैं ये समास का दूसरा वीडियो, जहाँ समास पूर्ण हो रहा है, यहाँ पर मैं उसको पूर्ण करती हूँ। धन्यवाद।